हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे हमारा सीटेट हो या कोई भी टेट एग्जाम हो। इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। हम आज एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे। एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो 4 नंबर हो, 5 नंबर हो या 2 नंबर का हो, लेकिन इससे प्रश्न देखना हमारा हर एग्जाम में बनता है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं इस टॉपिक में ऐसा क्या है दोस्तों जो हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम एनसीएफ का बात करेंगे दोस्तों। आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ का। तो दोस्तों एनसीएफ का हिंदी में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में हमारे 1 नंबर से पूछ देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा कहते हैं और शॉर्टकट में इसे एनसीएफ 2005 कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दोस्तों हम ये टॉपिक को 2-3 बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक से एग्जाम में हमारे प्रश्न बनते हैं। फुल फॉर्म पूछता है, उसका हिंदी पूछता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं जो टॉपिक हमको दिख रहा है, ये इसी टॉपिक से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो अब इस टॉपिक को नजरअंदाज मत करिएगा दोस्तों, आपसे सलाह है। आइए हम इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। जो हमारा 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बाद 5 इसका मार्गदर्शन। ये सबसे मेन पहलू है दोस्तों जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इसका हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। और दोस्तों आप एक एक टॉपिक को अच्छे से देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम आपको यहां मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। यानी कि जो हम बालकों को शिक्षा देते हैं वो क्या दे, कैसे दे और क्यों दे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी कि इसको फुल फॉर्म बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है। यानी एनसीएफ 2005 हमारा क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। हिंदी में इसको दस्तावेज कहते हैं। जो दस्तावेज में यह बताया गया है कि बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं सब बातों पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 का शुरू रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है दोस्तों। देखिए इससे एक प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 का शुरुआत कैसे हुआ। तो एनसीएफ 2005 का शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ। अब पूछ देगा कौन सा निबंध, तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव, उदार आनंद बचपन की कुंजी, यानी कि बचपन का बालक का कुंजी होता है वो क्रिएटिव होता है, सृजनात्मकता होता है। और उदार यानी कि बच्चे उदार भाव के होते हैं, जो आप बताते हैं वो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, वही बालकों की कुंजी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद यानी कि आप इसका जिक्र भी बोल सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यानी कि एनसीएफ 2005 का जिक्र संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में किया गया है। नेक्स्ट हमारा यह विद्यालय का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी कि एनसीएफ 2005 है वो सबसे नया दस्तावेज है। 2022 तक सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स हमारा आया है वह एनसीएफ 2005 ही है। तो आप यह पॉइंट ध्यान से देखिएगा। इसका 5 मार्गदर्शन सिद्धांत है दोस्तों, जो पहले बताए हैं। यही इसका 5 मेन पहलू है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप इन फ्यूचर कभी टीचर बन गए तो आप इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षा दीजिएगा। ये टॉपिक एनसीएफ का निचोड़ है, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं जाएगा और इससे बाहर आपको कोई टीचिंग नहीं सीखना पड़ेगा। जो हमारा टीचिंग का शैली होता है इन्हीं 5 टॉपिक में छिपा होता है। ये कह सकते हैं आप इसको सीटेट का निचोड़ भी है दोस्तों। इन्हीं टॉपिक से आप और ध्यान से समझते हैं तो आप सीटेट का पेडागोजी जो होता है यानी सीडीपी, उसमें आप
अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि बच्चों जो हम ज्ञान देते हैं वो कक्षा से बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो, यानी कि बच्चों जो बाहर से सीख के आते हैं उसे विद्यालय में शामिल किया जाए और बच्चों को जो कक्षा में शिक्षा दिया जाता है उसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट किया जाए। इसलिए पहले टॉपिक में यही बताया गया है कि ज्ञान को स्कूल को बाहर से जोड़ा जाए, यानी कि जो नॉलेज देते हैं वो स्कूल के बाहरी जीवन से कनेक्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, बच्चों जो को पढ़ाते हैं उसे ऐसा ना पढ़ाएं, मतलब कह सकते हैं आप ज्यादा बोझ वाला शिक्षा ना दें, जैसे उसके उम्र के हिसाब से पढ़ाए जिसको उसे रटना ना पड़े, बच्चे की जितना क्षमता है उतना ही पढ़ाए। हम बचपन में देखते थे कि हमारे शिक्षक हमसे बड़े बड़े टॉपिक को मार के मुर्गा बना के याद करा के समझाते थे, तो आप ऐसे नहीं शिक्षा दीजिएगा, बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है और रट्टा नहीं कराना है, यानी कि उसको समझा के पढ़ाना है। जाके देखिए दोस्तों, रटंत प्रणाली होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, ये सीमित टाइम के लिए होता है, इसलिए इससे आप मुक्त करना चाहिए। जो रटते हैं आप वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, जो समझ जाते हैं उसे आप जीवन भर याद रहता है। तो इसलिए हमारा रटंत प्रणाली को खत्म करना है और जो समझा के पढ़ाना है ताकि जीवन भर बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर। हम बड़े से टॉपिक बचपन में मुर्गा बनने के डर से या मार खाने के डर से याद कर लेते थे, जो आज हम भूल गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो हम बच्चों को पाठ्यचर्या विद्यालय में डिसाइड करते हैं, कैरिकुलम जो हमारा बनाते हैं वह सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक तक सीमित ना रहे, बुक के बाद से भी कनेक्ट करे, यानी कि बच्चों को कहने का मतलब है सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे, जब बच्चों को पाठ्यचर्या बनाए उसे बाहर की दुनिया से कनेक्ट करे, खेल माध्यम से या कोई भी कार्यक्रम कराते रहना चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा मिले। बच्चों को विद्यालय से जितने बाहर बच्चे कार्य करते हैं उन सभी चीजों को विद्यालय में जो पुस्तक बनाते हैं उसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम को गतिविधियों से जोड़ा जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ भी लिखा हुआ है जब बच्चों को क्लासरूम में शिक्षा देते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा दे, जैसे अंतराक्षरी होता है या खेलकूद के माध्यम से या व्यायाम के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए और इसे लचीला बच्चों को उम्र के माध्यम से कराना चाहिए, बच्चे की जितना क्षमता है उतना ही आसान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कि राष्ट्रीय हमारा जो मेन पॉइंट होता है राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, उन सभी चीजों को विद्यालय की पुस्तक में शामिल किया जाए, बच्चों को बताया जाए। ऐसा कोई भी हमारा लाल किला, ताजमहल या जो भी हमारे देश के नेता उन सभी जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को विद्यालय में शामिल किया जाए, सभी के बारे में बच्चों को बताया जाए। अब इसका एक सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों जिसको हम शॉर्ट में नोट्स भी बोल सकते हैं, विशेष भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसका सूत्र भी बोल सकते हैं। इसी पे हमारा एनसीएफ डिसाइड हुआ है। इसके ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार में वीडियो समझ में आए 4 बार 5 बार देखिए, लेकिन ये टॉपिक को आप समझ लीजिए। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 को जो एनसीएफ बनाए थे इनके कुछ सूत्र रखा है, तो इनके कुछ सूत्र है बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे स्कूल बैग में इतने बुक होते थे कि बच्चे ले जाने में दिक्कत होता था, जैसे बैग होता था बच्चे की वजह से ज्यादा हो जाता था। तो उन सभी चीजों को कम करना है, बुक की मात्रा को कम करना है और ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझा के गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना है। इसलिए बोला गया है बिना भार के अधिगम, बिना बोझ के शिक्षा देना, यानी कि बच्चों को खिला के गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो हमारा प्रश्न उत्तर से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आज से जितना भी पहले एग्जाम हुआ है उन सभी से हम प्रश्न निकाले हैं। जो भी प्रश्न हम देखेंगे वो सभी पिछले सीटेट में, टेट या कोई DSSB में, KBS में पूछा गया है एनसीएफ से। तो इन्हीं से प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा। दोस्तों, आप एक भी टॉपिक को छोड़िएगा मत, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं है दोस्तों, यह आपका नोट्स है जो आपका क्लियर होगा। एनसीएफ 2005 आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हम ऊपर महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखे हैं उन्हीं से हमारा प्रश्न बना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। नवीनतम इसको नया भी बोल सकते हैं, न्यू भी बोल सकते हैं, यानी कि जो अब तक की शिक्षा में सबसे लास्ट हमारा दस्तावेज कौन है, तो एनसीएफ 2005 है दोस्तों, हम आपको बताया भी है। नेक्स्ट हमारा
किस मंत्रालय की पहल पे एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे इसे तैयार किया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, उसमें जो पॉइंट छूट गया था यहाँ क्लियर हो रहा है, आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखे नहीं है जो कौन प्रश्न किस साल पूछा गया है, छूट गया है। तो दोस्तों लेकिन आप ये समझिएगा, ये टॉपिक बहुत ही क्वेश्चन जो हमारा हर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इस सभी क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था? दोस्तों प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने इसे तैयार किया गया था, यानी कि जो इसके अध्यक्ष थे एनसीएफ बनाने के वो प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र दोस्तों ऊपर लिखा भी गया था, बिना भार के अधिगम यानी कि बिना बोझ के शिक्षा, यानी यही एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है? दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ था। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते भी जाइएगा, समझ लीजिएगा, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको अच्छा समझ में आए। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में किस चीज पे बल दिया गया है? शांति के लिए शिक्षा, यानी कि बिना रट्टा पीटे बच्चों को उदार भावना से शिक्षा दिया जाए। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 में बताया गया है, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, यह प्रश्न यही पूछ रहा है। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों को भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, यानी कि विभिन्न शिक्षाविदों ने, यानी कि हमारे विद्वानों ने अपने सपनों में देखा था, यानी कि जो उन्होंने विदेश में घूमते हुए ऑब्जर्व किया था कि हम यहाँ का शिक्षा कैसा है, हमारे भारत देश की शिक्षा कैसा है, हमारे भारत देश में मार के पीट के पढ़ाया जाता है, वो इन सब चीजों को एनसीएफ 2005 में शामिल किया गया है कि बिना रट्टा के पढ़ाया, मार पीट के पढ़ाया। यही विद्वानों का, हमारा विभिन्न शिक्षाविदों का सपना था दोस्तों, इसे धरातल पर लाने की कोशिश किया गया है एनसीएफ 2005 में। नेक्स्ट हमारा कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई, यानी कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, हम बुक भी पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, तो एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यशपाल शर्मा समिति में 38 हमारे सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? देखिए दोस्तों, हमारा सिलेबस निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, तो बच्चे जो विभिन्न उद्देश्यों से पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं 3rd क्लास का बच्चा है, तो उसे हम 3rd क्लास में क्या पढ़ाते हैं वह सभी हमारे पाठ्यक्रम में डिसाइड होता है। नहीं तो पाठ्यक्रम नहीं होता तो 3rd क्लास का बच्चा 4th क्लास का बुक पढ़ता है, 5th क्लास का पढ़ता है, इसलिए एक पाठ्यक्रम डिसाइड होता है बच्चे को उम्र के देखते हुए। तो विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी होता है, यानी कि बच्चे जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं उन्हीं सब उद्देश्यों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, यानी जो हम अफवाह, विभिन्न अफवाह तरह सुनते हैं या कोई भी कुछ बात बोलता है तो उसे हमको ज्ञान नहीं मानना चाहिए, यानी कि विभिन्न बिना परखे जाने किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिकतम प्रयोग में सुझाव दिया गया, यानी कि एनसीएफ 2005 में किस शिक्षक सूत्र होता है कुछ दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया है? तो सबसे फर्स्ट सुझाव है इसका ज्ञात से अज्ञात, यानी नोन टू अननोन, यानी बच्चे जो पहले जानते हैं पहले उन्हें बताया जाए, फिर बच्चे, देखिए दोस्तों, ज्ञात उसे कहा जाता है जो बच्चे पहले से जानते हो उसे ज्ञात कहा जाता है, अज्ञात उसे कहा जाता है जो बच्चे पहले से नहीं जानते हो। तो बच्चों को पहले वही बताना चाहिए जो जानते हो, फिर जो नहीं जानते हो उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे वो अपने परिवार के बारे में जानते हैं, विद्यालय के बारे में जानते हैं, जैसे दिल्ली के बारे में नहीं जानते, मुंबई के बारे में नहीं जानते, तो पहले बच्चों को परिवार, विद्यालय के बारे में बताना चाहिए, आस पड़ोस के बारे में, उसके बाद दिल्ली, मुंबई जहां बताना हो बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मूर्त से अमूर्त। देखिए दोस्तों, मूर्त उसे कहा जाता है जिसे हम टच, फील या देख सकते हैं, अमूर्त उसे कहा जाता है जिसे हम टच, फील और देख नहीं सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है कॉन्क्रीट मूर्त को। तो दोस्तों देखिए, जो बच्चे देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, पहले उन्हें बताना चाहिए। जैसे हम अपने घर को देखते हैं, मम्मी पापा को देख सकते हैं, विद्यालय को देख सकते हैं, जिन्हें बच्चे टच कर सकते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। फिर चांद को या दूसरे दुनिया के बारे में बताना चाहिए, यानी कि बच्चे पहले देख सकते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, फिर जो नहीं देख सकते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार
बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि एनसीएफ 2005 में बच्चों की गलतियों को अच्छा बताया गया है, तो वो क्यों बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बच्चों की गलतियों से शिक्षक यह सीखता है कि बच्चे कहाँ सीखने में गलती कर रहे हैं और बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ये सभी चीजें शिक्षक को बच्चों की समझने में सहायता करती है। ऐसे कहा भी गया है, जो जितना गलती करता है उतना ज्यादा सीखता है। यानी कि हमारे एनसीएफ 2005 में जो बच्चे गलती करते हैं वो नुकसानदायक नहीं है, वो लाभदायक है। यानी कि उससे शिक्षक को फायदा होता है और बच्चे भी गलतियां करते करते हैं, जितना गलतियां करते हैं उतने ज्यादा सीखते हैं। तो ये गलतियां बच्चों की लाभदायक होती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है। यानी जो हमारा एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, तो इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ पाठ्यचर्या को, बोझ को कम करना है, स्कूली बैग को कम करना है, विभिन्न प्रकार को जो चीजें होता है ये नहीं करना वो नहीं करना, उनका कम करना, बच्चों को मेन नॉलेज दिया जाए, कम बुक में नॉलेज दिया गया है। दोस्तों देखिए, हमारा एनसीएफ 2005 का इतना ही मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ और बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों, हम उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। देखिए, हमारा चैनल है दोस्तों, नया चैनल है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।